हमारी कहानी शुरू होती है जब नायक ड्रैगन के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। एक आदमी ने ड्रैगन को जनलोसा बुलाया और उसे चेतावनी दी कि आज वह उसे हॉवर्ड साम्राज्य पर हमला नहीं करने देगा। लेकिन जनलोसा ने उन्हें कीड़े मकोड़े कहा और बोला कि उसके मरने वाले बच्चे के बदले में आधा साम्राज्य बहुत कम है। उसने कसम खाई कि वो इन्हें टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा और बाकी के साम्राज्य को भी तबाह कर देगा। ये सब एक वेब टून में दिखाया गया था जिसका नाम था ड्रैगन क्रॉनिकल्स एपिसोड 7, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट पढ़ रहा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत पतला था और अस्पताल में था। एनाट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, जो कि कॉमनली लू गेरिक्स डिजीज के नाम से जानी जाती है। इसमें मोटर नर्व सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं, जिसके कारण पूरी बॉडी में मसल पैरालिसिस हो जाती है और आखिर में डेथ हो जाती है। 25 साल की उम्र में इसका डायग्नोसिस हुआ था। इस उम्र में यह एक डेथ सेंटेंस जैसा था। कोई फैमिली भी नहीं थी जो पैसा बचाया था, और एक ऐसा शरीर जो अभी बहुत कुछ ऑफर कर सकता था। सब कुछ एक ही बीमारी ने खत्म कर दिया। लू गेरिक्स डिजीज का डायग्नोसिस होने के 4 साल बाद 29 साल की उम्र में उसके पास सिर्फ उसका पतला सा जिस्म और वो अमेच्योर वेबट्यून ही बचा था। यही उसके पास पढ़ने में बचा था। जब वो वेबट्यून पढ़ रहा था तब उसका हार्ट बीट नॉर्मल था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे फ्लैटलाइन होने लगा। उसने ये सुना और सोचा कि ये अंत है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उसने ब्लर विजन से डॉक्टर को उसकी तरफ भागते हुए देखा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वो वेबटून का अंत नहीं देख पाएगा। फिर उसका हार्ट बीट रुक गया, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वापस आने लगा और वो जिंदा हो गया। अचानक उसने एक तेज रोशनी देखी और जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने कोई खड़ा था। वो आदमी उसे देखकर एक्साइटेड हो गया, जिस वजह से वो कंफ्यूज हुआ। फिर उस आदमी ने उसे उठाया जिससे कि वो अपने आप को मिरर में देख पाया और हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। जब उसने रियलाइज किया कि वो एक ड्रैगन बन गया है तो उसने चिल्लाते हुए अपने आप को देखा। पहले तो लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा। फिर उसने इस रियलिटी को डिनाई किया और जब उसने इसे एक्सेप्ट किया तब उसने फिगर आउट करने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है। जब उसने ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ली तो उसने रियलाइज किया कि वो एक ड्रैगन में रीइंकार्नेट हो गया है। उसे याद आया कि जितनी भी नॉवेल्स और वेबटून्स उसने पढ़ी थीं, उनमें कभी कोई कमजोर ड्रैगन नहीं था। तो उसने सोचा कि ड्रैगन में रीइंकार्नेट होने पर शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि वो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी बन गया था। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक बिल्ली सिर्फ 10 साल जीती है, इंसान 80 साल, ड्वार्फ 250 साल, एल्फ 1000 साल और फेरी 3000 साल। लेकिन एक ड्रैगन का औसत जीवन काल 10,000 साल होता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसे बहुत छोटी उम्र से काम करना पड़ा, फिर बीमारी हो गई और उसकी प्राइम उम्र में ही मौत हो गई। लेकिन अब उसे लगता है कि जिंदगी अलग है और ड्रैगन के रूप में इतनी लंबी और स्वस्थ जिंदगी पाना एक अल्टीमेट गिफ्ट है। उसका मन खुशी से भरा और वो हैरानी में सोचने लगा कि वो इतना एक्साइटेड क्यों फील कर रहा है। इस नई शक्ल से वो हर रुकावट को पार कर सकता है। ऐसा सोचकर वो गर्व से अपने आप को एक ड्रैगन घोषित करने वाला था कि पीछे से कोई आया और उसे उठा के लुईस बुलाने लगा। फिर पूछा कि इतना एक्साइटेड क्यों है और खाने चलने को कहा। जैसे कि डाइनिंग टेबल के पास पहुंचे, उस आदमी ने उसे एक क्यूट सा बिब पहना दिया, लेकिन वो सिर्फ उस खाने को हैरानी से देख सकता था जो कि किसी भी एंगल से खाना नहीं लग रहा था और हिल भी रहा था। आदमी ने पूछा कि क्या बात है, भूख नहीं लगी क्या? फिर बोला कि खाना फ्रेश होने पे बेस्ट होता है तो खा लेना चाहिए। मजबूरन वो उसे पकड़ने लगा और सोचा कि शायद ये खान ना पड़े, लेकिन याद आया व्हेन इन रोम डू आस रोमन्स डू। तो एक ड्रैगन होने के नाते उसे ड्रैगन लॉज फॉलो करना ही था। सरप्राइज, खाना स्ट्रॉबेरीज के जैसा टेस्ट कर रहा था। वो खाने लगा, लेकिन सामने वाले आदमी को भी बहुत खुशी से उसे इनकरेज करते हुए देखते हैं कि और खाओ, बहुत सारा है। उसने उसे बताया कि उनकी आंखें बहुत अच्छी हैं और उन्हें अपना फादर बुलाया। फिर धीरे से उसने अपनी अनविलिंगनेस जाहिर की। वो और खाना खाना नहीं चाहता। ये सुन के डैड उदास हो गए। डैड ने आंसू बहाते हुए पूछा कि क्या बात है, और याद दिलाया कि उन्हें डैड बुलाओ, फादर नहीं, और प्यार से कोशिश की कि वो उसे डैड कहे। लेकिन उसने सिर्फ अपने डैड को देखा और मन ही मन सोचा कि हाँ, वो एक डैम ड्रैगन है। फिर रियलाइज हुआ कि उसने अभी तक अपने डैड का नाम भी नहीं पूछा है। तो उसने पूछा कि उनका नाम क्या है। डैड हैरानी में थे कि 1 महीने बाद नाम पूछ रहा है। उन्होंने बताया कि उनका नाम जनलोसा है। ये नाम सुनकर उसका सीना थरथरा गया, क्योंकि ये वही खतरनाक ड्रैगन का नाम था जो उस वेबटून में था जो वो पढ़ रहा था। शॉक और पैनिक में उसका पैर फिसला और वो चेयर से नीचे गिर गया। जनलोसा ने कंफ्यूजन में उसका नाम पुकारा, लेकिन वो सिर्फ पीछे हटते हुए चिल्ला सकता था कि ये सच नहीं हो सकता। जनलोसा को शॉक में छोड़ के वो भागता रहा, क्योंकि ये सुन के उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक दरवाजे खोल के वो एक लाइब्रेरी में घुसा
एक बुक उठा के उसने इसमें से पन्नों को पलटने लगा और एक पेज पर रुक गया। उसे समझ में आया कि हॉट एम्पायर उसी अमेच्योर वेबचून का नाम था जो उसने अपनी मौत से पहले पढ़ा था। पूरी बुक पढ़ के समझ आया कि वो कोई कोइंसिडेंस से नहीं बल्कि वो वेबचून में एक ड्रैगन बन गया था। तब जनलोसा ने उसे पुकारा और फिक्र से पूछा कि कहीं चोट तो नहीं आई। जनलोसा की नर्म और फिक्र भरी स्वभाव को देख के उसे लगा कि कहीं वो कोई जेनोसाइड करने वाला तो नहीं लगता। याद आया कि वेबटून में जनलोसा ने कहा था कि अब वो लोग कभी चैन से नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनकी एरोगेंस की वजह से पूरे कॉन्टिनेंट को उनके खून से रंगने की कसम खाई थी। इससे याद आया कि जनलोसा पागलों की तरह हो गया था जब ह्यूमंस ने उसके बच्चे को मार दिया था। तो उसने जनलोसा से पूछा कि क्या उनका कोई बड़ा भाई है। जनलोसा ने सिर हिलाते हुए बताया कि वो सबसे बड़ा है। पैनिक में उसने पूछा कि क्या जनलोसा का और बच्चे पैदा करने का प्लान है। जनलोसा ने मना किया और बताया कि उसने उसकी माँ से वादा किया था कि उनका सिर्फ एक ही बच्चा होगा और वो उसे अच्छे से पालेगा। इस बात से रियलाइज होकर उसने समझ लिया कि अगर पहले कोई नहीं था और आगे भी कोई नहीं होगा तो वो वही बच्चा है जो मरेगा। उसने याद किया कि वेबटून में जनलोसा अपने बच्चे को खो देता है और पागल हो जाता है, एम्पायर पर हमला करता है। शॉक में जमीन पर गिरते हुए जनलोसा ने उसे हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में यह ख्याल था कि वो तो बस कहानी शुरू करने का ट्रिगर है। वो एक विलेंस ड्रैगन का बच्चा है जो कहानी शुरू होने से पहले ही मर जाएगा। आंसू बहाते हुए उसने रियलाइज किया कि वो एक ऐसा ड्रैगन बन गया है जो मरने के लिए ही बना है, एक टर्मिनली इल ड्रैगन। बाद में वो अपने कमरे में पड़ा था, दागीने, सोने और दूसरी महंगी चीजों के बीच डिप्रेस्ड फील कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपनी पिछली जिंदगी की तरह अब भी वो टर्मिनली इल है और वो इतने पैसे का भी फायदा नहीं उठा पाएगा। वो अपने आप से पूछने लगा कि क्या वो दोबारा मर जाए, क्या ये सब कुछ फिजूल है। लेकिन फिर वो गुस्से से चिल्लाया, नहीं, ऐसे कैसे वो मर सकता है। अगले दिन सुबह उठकर उसने बुक पकड़ी और पढ़ने लगा। उसे याद करना था कि कौन सा साल था जनलोसा के बजर्ग मोड में जाने का, क्योंकि अगर उस साल का पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि उसकी मौत कब होने वाली है। याद करने की कोशिश करते हुए उसको फाइनली याद आया कि वो 3579 ईसा पूर्व में हुआ था। राहत की सांस लेते हुए उसने लिखना शुरू किया। सोचा कि अब 2034 ईसा पूर्व चल रहा है तो उसकी मौत 499 साल की उम्र में होगी, मतलब एडल्टहुड से 1 साल पहले। जैसे ही उसने ये लिखा उसने कागज को मोड़कर फेंक दिया। अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने से इनकार करते हुए उसने ठान लिया कि अगले 499 साल तक वो जरूर जिएगा। वो हार नहीं मानेगा, वो खुद अपने भाग्य को लिखेगा। बाद में डाइनिंग टेबल पर किसी की तेजी से खाने की आवाजें आ रही थीं। वो खुद था, एक पल में ही सारा खाना खा रहा था, अपने डैड को शौक में छोड़कर। उसने जनलोसा को कहा कि वो और खाना चाहता है। जनलोसा तुरंत मान गया और एक बॉल भर के दिया, बोलते हुए कि बहुत सारा है तो जितना खाना है खा लो। खाते खाते एक मक्खी उनके ऊपर आई और उसके स्पून के पास बैठ गई। जैसे ही उसने स्पून को मुंह में डालने का प्लान किया, जनलोसा ने चिल्लाकर उसका नाम लिया और स्पून को हाथ से मारा। गुस्से में उसने जनलोसा से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब जनलोसा ने परेशान होकर समझाया कि वो ऑलमोस्ट मुसीबत में पड़ने वाला था। फिर जनलोसा ने मक्खी दिखाकर बताया कि ये एक आर्टिफिशियल क्रीचर है जिस पर वो रिसर्च कर रहा था। ये उनके जैसे ड्रैगन के लिए खतरनाक नहीं, लेकिन छोटे बच्चे के लिए हाईली पॉइजनस हो सकते हैं। ये सुन के वो शॉक और डर जाता है। हंसते हुए जनलोसा ने दिलासा दिया कि अब उसने खाया नहीं है तो फिक्र की कोई बात नहीं। जनलोसा ने मक्खी को देखकर सोचा कि शायद ये लैब से भाग गई है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि ये बहुत पास आ गई है और आगे से उसे ध्यान देना होगा। थोड़ी देर बाद वो लाल कारपेट पर चल रहा था, रोबोट नाइट्स के बीच खुश होकर बुक पढ़ रहा था। तभी रोबोट्स में से एक ने उसकी तरफ नजर डाली और पीछे से अटैक करने लगा। अपने पीछे किसी की आहट महसूस करके वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन डर गया जब एक तलवार उसकी तरफ आते देखी। भगवान का शुक्र था कि जनलोसा समय पर आ पहुंचा, उसे धक्का देकर हटाया, तेज तलवार पकड़ी, रोबोट को आंखों से देखा और एक वायलेंट एनर्जी छोड़ी जिससे रोबोट के टुकड़े टुकड़े हो गए। जनलोसा ने पूछा कि क्या वो ठीक है और हैरान हुआ क्योंकि उसने सेटअप किया था कि ये उसे नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अभी तो 2 बार उसकी जान बच गई। कुछ दिन बाद शक खत्म हुए और वो यकीन करने लगा। जनलोसा के साथ मैंशन से बाहर निकलते ही वो जमीन की खूबसूरती देख पाया। जगह इतनी बड़ी होने से हैरान था। जनलोसा ने एक तरफ पॉइंट किया और बोला कि ये लेफ्ट फैंग ऑफ द अर्थ है, कॉन्टिनेंट के किनारे के 2 बड़े पहाड़ों में से एक, जहां कई रहस्यमय जातियां रहती हैं। ये सुन के उसने सोचा कि शायद ये माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा होगा। देखा कि ये बुक्स में जो था उससे एकदम अलग है। तभी एक बटरफ्लाई उसकी नजर में आई और वो उसे पकड़ने के चक्कर में दौड़ने लगा।
कितनी खूबसूरत है, चिल्लाते हुए। अचानक बादल जमा हो गए और उनसे गरज सुनाई दी। एक बिजली सीधे उस पर गिरी, जिससे वो जल गया और कंफ्यूज हो गया। जनलोसा परेशान होकर उसके पास आया, लेकिन एक और बिजली गिरने से उसे बात समझ में आई। जब गरज हुई और तीसरी बार बिजली उस पर गिरने लगी तो उसे लगा शायद स्क्रिप्ट ही चाहती है कि वो यहाँ मर जाए। जनलोसा रोते हुए उसका नाम लेकर उसे बेहोशी की हालत में उठाया। अगले दिन वो बेड पे पड़ा रो रहा था। सोच रहा था कि वो मौत के इतने करीब पहुंच गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही जगह पे इतनी बार बिजली गिरना कितने बुरे भाग्य का संकेत है। वो स्क्रिप्ट की उसकी डेथ की इच्छा पे विचार करने लगा, जबकि उसकी मौत अभी 499 साल दूर थी और ह्यूमंस के हाथ मरने का प्लान था। गुस्सा होकर पूछा कि क्या कहानी सिर्फ उसकी मौत से शुरू होती है? वेबटून का बेबी ड्रैगन तो 500 साल जिया था। अपने माथे को छूकर हैरान था कि सब इतना जल्दी कैसे हो गया। जबकि विचार कर रहा था तभी अचानक बेड से उछलकर खड़ा हो गया। उसे समझ आया कि अब वक्त व्यर्थ करने का नहीं है, अपनी मौत से बचने के लिए कुछ करना होगा। वो दौड़ते हुए कमरे में घुसा और दरवाजा खोला। जनलोसा को आवाज दी। जनलोसा ने प्यार से पूछा कि क्या बात है। उसने पूछा कि क्या उनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है घर पे। जनलोसा ने कंफर्म किया कि हाँ है, लेकिन बोला कि अभी उनका उपयोग करने की जल्दी है। ऐसे इक्विपमेंट का उपयोग करने के लिए एट्रीब्यूट पावर चाहिए होती है, जो बहुत कठिन ट्रेनिंग से मिलती है। फिर जनलोसा ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हारे पास सीखने के लिए बहुत वक्त है, क्योंकि वो अभी छोटा है और आगे उसके पास कई 100 साल हैं। हालांकि वो अभी भी सीखने पर जोर दे रहा था, जिससे जनलोसा हैरान और परेशान हो गया। जनलोसा ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन उसने अपनी पिल्ले वाली आंखों से पिता से पूछा कि क्या वो इसीलिए नहीं सीख सकता क्योंकि वो छोटा है। जनलोसा ने बताया कि आमतौर पर बचपन खत्म होने के बाद ही कोई सीखता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी चमकीली प्यारी आंखों से अपने पिता को मना ही लिया। जनलोसा को हार माननी पड़ी और उसने सहमति जताई कि वो उसे सिखाएगा। वो बहुत खुश हुआ और चिल्लाकर बोला कि अभी शुरू कर दें। लेकिन जनलोसा ने बताया कि शुरू करने से पहले उन्हें एक जगह जाना जरूरी है। उसने पूछा कि कहाँ जाना है, तो जनलोसा ने अपनी उंगली उठाते हुए बताया कि ड्रैगन नस्ल के बच्चे को अपनी क्षमताओं को पहली बार खोजने के लिए उसे बुजुर्गों से मिलना पड़ेगा। लेकिन वो सिर्फ जनलोसा की ओर देखता रहा और कुछ समझ नहीं पाया। बाद में वो खुशी से हवेली से बाहर आया और अपने पिता को बुलाने लगा। ये सब जनलोसा सुन रहा था। उसने पूछा कि वे बुजुर्गों के पास कैसे जाएंगे, तो जनलोसा ने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा कि वहां पहुंचने के लिए उन्हें उड़ना पड़ेगा। वो अपना चेहरा ढक लिया। जब जनलोसा ने अपनी मजबूत बैंगनी शक्ति को छोड़ा, फिर जब उसने झांक कर देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो एक असली ड्रैगन में बदल गया है। जनलोसा ने अपना हाथ खोला और बोला कि चढ़ जाओ। जैसे ही वो चढ़ा, जनलोसा ने ऊपर की ओर उड़ान भरी, उसे संभल कर रहने को कहते हुए। जब जनलोसा ऊपर की ओर उड़ रहा था तो उसने कहने की कोशिश की कि ये तो बहुत ऊंचा है, लेकिन सिर्फ शब्दों के टुकड़े उसके मुंह से निकल पाए। थोड़ी देर बाद जब जनलोसा अभी भी ऊपर की ओर उड़ रहा था तो उसने पूछा कि हम कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं। जनलोसा हंसते हुए बोला कि हम अभी भी बहुत दूर हैं। फिर वो बादलों के पार हो गए। उसे सोचने लगा कि क्या वो वातावरण से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चले जाएंगे, लेकिन तभी जनलोसा ने बताया कि हम पहुंचने ही वाले हैं। तब उसने ऊपर एक चमकीली जमीन देखी। वो शॉक्ड हो गया उसे देखकर। तब जनलोसा ने समझाया कि ये ड्रैगन्स का पवित्र स्थल है, जिसे सिल्वर फ्लावर कैसल कहते हैं। फिर वो कैसल के करीब पहुंचे और उसे चकित कर दिया कि वो नजदीक से भी बहुत बड़ा लग रहा था। जनलोसा फिर से इंसान के रूप में बदल गया और बोला कि अंदर चले। वो अंदर गए और केंद्र में जाकर खड़े हो गए, जहां कई ड्रैगन इकट्ठा थे। सैंड्रा, जो 13 ड्रैगन बुजुर्गों का नेता था, ने बताया कि वो लोग आ गए हैं। जनलोसा ने उन्हें आदर पूर्वक सम्मान दिया और अपना परिचय दिया कि वो पेमस का बेटा जनलोसा है, लेकिन वो सिर्फ एक अस्पष्ट हेलो कर पाया। बार्डिस, जो बुजुर्गों में से एक था, ने जनलोसा से पूछा कि क्या ये उसका बच्चा है और बताया कि उसका बच्चा पेमस के पोते के लिए बहुत ही होशियार और सुंदर दिख रहा है, जिस पर पेमस ने बार्डिस को बेवकूफ कहा। फिर जनलोसा ने अपने पिता पेमस को भी सम्मान दिया और पेमस, जो कि 13 बुजुर्गों में से एक थे, ने जनलोसा से कहा कि 623 साल हो गए हैं उसे देख के, और आखिरी बार तो वो यहाँ अपनी पत्नी वैलेंटाइन का परिचय देने आया था। फिर पेमस ने गुस्से में जनलोसा से कहा कि उसे अपने पोते का परिचय कराना चाहिए था जैसे ही वो पैदा हुआ था, और पूछा कि उसे अपने पोते से पहली बार इन बूढ़े लोगों के साथ क्यों मिलना पड़ रहा है। जनलोसा ने समझाया कि लुई तो बस 1 महीने पहले ही पैदा हुआ है, और पेमस से पूछा कि क्या वो लुई को यहाँ लाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। पेमस गुस्से से दूसरी तरफ देखने लगा।
लेकिन फिर मुड़कर उसकी तरफ घूरा जो उसे देख रहा था। वो पेमस को हैरानी से देखता रहा। वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक घूरते रहे। फिर उसने पेमस को प्यार से दादा बुलाया, जिससे पेमस शर्मा गया। फिर हंसते हुए पेमस ने बताया कि वो उसका दादा है और उसे कितना सुंदर पोता मिला है। बाकी ड्रैगन्स ने भी नोटिस किया कि पेमस अपने पहले पोते से बहुत प्यार करने लगा है और माना कि पेमस लंबे समय से एक पोते की तलाश में था। उन्होंने सुझाव दिया कि पेमस को उस पल का आनंद लेने दिया जाए। सैंड्रा ने जनलोसा से पूछा कि क्या वो लुई के एट्रीब्यूट जानना चाहता है और क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है। जनलोसा ने जवाब दिया कि उसे भी यही लगा था, लेकिन लुई ने खुद अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि वो सीखना चाहता है। पेमस ने गर्व से चिल्लाकर कहा कि लुई एक होशियार बच्चा है, बिल्कुल अपने दादा की तरह, जिससे सैंड्रा परेशान हो गया और पेमस को चुप रहने को कहा। सैंड्रा को पता था कि पेमस कभी चुप नहीं बैठेगा, इसलिए उसने लुई को केंद्र में आने का आदेश दिया। वो अपने पिता की ओर चिंतित होकर देखने लगा, लेकिन जनलोसा ने उसे आश्वस्त किया कि ये कुछ भी सीरियस नहीं है, बस उसे बिल्कुल स्थिर खड़े रहना है। इसीलिए वो केंद्र में आया और जैसा जनलोसा ने कहा था वैसे ही स्थिर खड़ा रहा। सैंड्रा ने ऐलान किया कि वो शुरू करने जा रहे हैं और सभी ने अपने हाथ में से कुछ छोड़ा। फिर उसके सामने अलग अलग रंग की रोशनियां निकलने लगीं, जिससे वो हैरान रह गया। सैंड्रा ने उसे आंखें बंद करने और अपने साथी के लिए पुकारने का आदेश दिया। उसने सैंड्रा के इशारों का पालन किया, अपने साथी से मिलने के लिए पुकारा और फिर उससे एक तेज रोशनी निकली। सैंड्रा हैरान रह गया उसकी एट्रीब्यूट देखकर, और जनलोसा भी चकित रह गया कि वो एक रेयर एट्रीब्यूट था, समय। जनलोसा खुश हुआ क्योंकि रेयर एट्रीब्यूट आम तौर पर प्राकृतिक एट्रीब्यूटों से मजबूत होता है, जिसे उसे लगा कि उसका बेटा एक प्रतिभाशाली है। पेमस के हाथ में उसकी एट्रीब्यूट ताकत थी, जिस पर पेमस ने गर्व से घोषणा की कि ये उसकी वंशावली के अनुरूप है और उसमें 2 एट्रीब्यूट हैं। अचानक लुई के हाथ में एक और एट्रीब्यूट दिखाई दी। सैंड्रा चिल्लाया और हैरान रह गया कि एक स्पेस एट्रीब्यूट भी, जिसका मतलब था कि 3 एट्रीब्यूट। उन सभी को पता था कि पहले ड्रैगन किंग के बच्चे और सबसे बुरे ड्रैगन, जिसे एविल रॉड बेरर ने निगल लिया था, ड्रैगन जनजाति के लंबे इतिहास में 3 एट्रीब्यूटों वाले एकमात्र 2 ड्रैगन थे। लेकिन फिर एक और एट्रीब्यूट सफेद ड्रैगन के हाथ में आ गई, जिसने हकलाते हुए सिर्फ ये पूछा कि क्या लुई में मानसिक एट्रीब्यूट भी है। फिर एट्रीब्यूट्स उस पर बरसने लगीं, जिससे एक तेज रोशनी फैल गई, जिसे देखकर जनलोसा को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। उन सभी ने देखा कि वो चारों एट्रीब्यूट से घिरा हुआ है और खुशी से कूद रहा है। उसने अपने एट्रीब्यूट्स की प्रशंसा की, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखा तो सभी बुजुर्ग ड्रैगन उसे डरते हुए निहार रहे थे। उसने पूछा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जबकि उसके पिता भी साइड में शॉक्ड थे। बाद में वो लोग अपने महल वापस लौटे और वो एक कुर्सी पर बैठकर अपने चारों रेयर एट्रीब्यूट के बारे में सोचने लगा। उसने समझा कि ये एक ऐसी प्रतिभा है जिसने ड्रैगन्स को भी मूक कर दिया है और इसकी संभावनाएं इतनी विशाल हैं कि ये मूल कहानी के संतुलन को भी बाधित कर सकती है। वो सोचने लगा कि क्या वो ऐसी असाधारण क्षमता के साथ आगे की सारी घटनाओं का प्रबंध कर पाएगा। उसे लगा कि कहानी का प्रवाह उसकी क्षमताओं की वजह से बदल गया होगा और शायद वो लोग नाराज होंगे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन फिर वो आह भरा, सोचते हुए कि सबसे बड़ी प्रतिभा होने का क्या फायदा अगर मैच्योर होने से पहले ही उसकी मौत हो जाए। एक पल के लिए उसे अपनी संभावित मृत्यु के बारे में सोचकर उदासी हुई, लेकिन फिर उसमें आत्मविश्वास भर गया और उसने माना कि उसकी प्रतिभा ने संकट लाया है, लेकिन ये एक अवसर भी पेश करती है। वो एक किताब उठाकर सोचने लगा कि अपनी प्रतिभा को बढ़ाने से उसके बचे रहने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। सबसे अहम बात यह थी कि वो मूल कहानी का सबसे कमजोर किरदार नहीं था। उसमें अपने पिछले जीवन की यादें थीं और आने वाले संकट के बारे में पता भी था। वो इस ज्ञान का फायदा उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित था ताकि वो बच सके। वो सोचने लगा कि क्या उसे एट्रीब्यूट को नियंत्रित करने वाले मैजिक स्किल्स को मास्टर करना चाहिए या फिर शरीर में एट्रीब्यूट को संभालने वाले मार्शल आर्ट्स को। वो सोचने लगा कि क्या उसे अपने बचाव के लिए पहले किसी एक को मास्टर करना चाहिए या दोनों को साथ सीखना चाहिए। फिर वो आत्मविश्वास से सोचने लगा कि उसका शरीर एक ड्रैगन का है जिसमें भरपूर माना है और जो चारों एट्रीब्यूट के साथ पैदा हुआ है, इसलिए वो थोड़े प्रयास से महानता हासिल कर सकता है। फिर उसने किताबें अपने सामने रखी, तुरंत शुरू करने के लिए तैयार। कुछ पलों बाद जनलोसा पीछे से आया और बड़े बर्तन में भोजन लिए पूछा कि क्या वो लंबे समय तक इंतजार कर रहा था। फिर उसने बड़े कटोरे में भोजन पेश किया और बोला कि अब खाने का समय है। भोजन देखकर उसके मुंह में पानी आ गया
और वो सोचने लगा कि क्या पहले स्नैक्स ले ले। उसने अपने भोजन में पोषण नोटिस किए। नीले बर्फ के क्रिस्टल की तरह दिखने वाला वाटर एट्रीब्यूट पोषण, लकड़ी का एट्रीब्यूट पोषण जो किसी चबाने योग्य टहनी की तरह था, हवा का एट्रीब्यूट पोषण जो कॉटन कैंडी की तरह फुलफुला स्काई जेलीफिश था, और ठंडक भरने वाला बिजली का एट्रीब्यूट पोषण जो किसी थंडर बर्ड का दिल था। उसे पता था कि हालांकि ये पोषण ऐसी ऊर्जा रखते हैं जो सामान्य प्राणियों को मार सकती है, लेकिन ड्रैगन में एक स्थायी अंग होता है जिसे ड्रैगन हार्ट कहते हैं, जो प्रकृति के माना को उनकी अपनी एट्रीब्यूट में बदल सकता है। इसीलिए ऐसा भोज खाया जा सकता है। वो खाना शुरू कर दिया, जानते हुए कि उसे बहुत खाना पड़ेगा और तेजी से बड़ा होना होगा, लेकिन खाते खाते वो सो गया, जिस पर जनलोसा चुपके से हंसा, सोचते हुए कि वो शायद बहुत थक गया है। जब वो अपने बिस्तर पर शांति से सो रहा था तो उसके पास एक बैंगनी गोला घूम रहा था। वो धीरे धीरे घूमा और एक कांटे में तब्दील हो गया। पूरी तरह से बन जाने के बाद वो जोर से नीचे गिरा और फर्श में धंस गया। फिर वो बैंगनी शक्ति उसके पास आई और गायब हो गई। अगले दिन सुबह वो इस बात पर हैरान था कि वो कब सो गया। याद आया कि वो बस स्नैक्स खा रहा था। फिर जनलोसा ने कहा कि अब उठने और खाना खाने का समय है। उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन नीचे उतरते ही कुछ ने उसे वापस खींच लिया, जिससे वो गिर पड़ा। फिर उसने अपने चेहरे के पास एक तेज कांटा देखा, जिससे वो शॉक्ड रह गया। उसने कांटे को पकड़ा, सोचते हुए कि क्या वो फर्श में धंसे कांटे से लगभग मर ही गया था। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी बेतुकी मौत का खतरा उसके सामने था। फिर उसने देखा कि उसकी पूंछ से एक रस्सी बंधी हुई है, जिससे वो हैरान रह गया कि ये सारी सुर्खियां कहां से आ रही हैं। वो डर से सिहर उठा जब उसे पता चला कि रस्सी उसके खरगोश टेडी बियर टोटो से जुड़ी हुई थी। वो टोटो को वहीं खींचते हुए चला गया, कहते हुए कि टोटो ही वो एकमात्र है जिसे वो अपनी मन की बात कह सकता है। फिर उसने फैसला किया कि वो अपने पिता से उसे ठीक करने के लिए कहेगा। खाने की मेज पर जनलोसा टोटो को ठीक कर रहा था जब वह खाना खा रहा था। उसने जनलोसा से कहा कि जब टोटो टूट गया तब वो दुखी हुआ। जनलोसा ने उसे आश्वासन दिया कि वह टोटो को अच्छी तरह से ठीक कर देगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और जब वह चौंक कर जाग गया तो वह बिस्तर पर था। उसने सोचा कि वह यहाँ कैसे पहुंच गया। एक बार फिर उसने जनलोसा को कहते हुए सुना, उठ जाओ और खाना खाओ। जब वह उतरने ही वाला था तो उसने देखा कि टोटो ठीक कर दिया गया था जो उसके पास था। इस पर वह हैरान हुआ कि यह कब ठीक हुआ। फिर उसने डरते हुए अपने डैड से कहा कि कुछ गड़बड़ लग रहा है। जनलोसा चिंतित हो गया और पूछा कि क्या उसे कहीं दर्द हो रहा है। उसने जवाब दिया कि वह नहीं जानता, लेकिन उसकी याददाश्त धुंधली हो रही है और उसे अजीब सी नींद आ रही है। जनलोस मुस्कुरा रहा था, जिससे वह परेशान हो गया। फिर जनलोसा ने उसे बताया कि शायद अब वक्त आ गया है। उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है। जनलोसा ने कहा कि यह परेशानी नहीं है, बल्कि उसके सोने की अवस्था आ रही है। उन्होंने उसे समझाया कि एक ड्रैगन के 2 सोने की अवस्थाएं होती हैं बढ़ने के लिए, और इसलिए उसे नींद आ रही है क्योंकि उसकी पहली सोने की अवस्था नजदीक आ रही है। उसने जनलोसा से पूछा कि वह कितने समय तक सोएगा। जनलोस ने जवाब दिया कि कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन लगभग 100 साल हो सकते हैं। यह सुनकर वह डर गया। उसने गालियां दी क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसने उसके मरने का सपना देखा था और अब उसे 100 साल सोना था। इससे उसे लगा जैसे उसकी जान ले ली जा रही हो। वह दौड़ता हुआ रोता चिल्लाया, ऐसा नहीं हो सकता, और जनलोसा हैरान रह गया। फिर उसने अपने सिर पर कपड़ा बांधा और एक किताब खोलकर दृढ़ निश्चय से सोचने लगा कि उसे जागते रहने की कोई योजना बनानी चाहिए। उसने सोचा कि वह खाना नहीं खाएगा क्योंकि पेट भरने से नींद आती है। नहाना नहीं चाहिए क्योंकि नहाने से आराम मिलता है। हरकतों को कम करना चाहिए ताकि थकान न हो, और बिस्तर के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि बिस्तर देखते ही नींद आने लगती है। अपनी योजना लिखने के बाद उसने तय किया कि वह जितना हो सके जागता रहेगा। लेकिन कुछ ही समय बाद उसे भूख और थकान महसूस हुई और नींद आने लगी। अचानक उसने पीछे से किसी के आने की आवाज सुनी। जब उसने पीछे देखा तो जनलोस था, जो 1 चम्मच खाना लेकर आ रहा था और चिल्ला रहा था, तुझे खाना चाहिए। जनलोसा ने उसे खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया। जनलोस ने उसका नाम लेकर चिल्लाया। फिर वह लाइब्रेरी में चला गया और सोचने लगा कि यह करीबी मामला था और वो लगभग खा ही लेता। उसने किताब को देखा और सोचा कि जब तक वह सोने से बचने का रास्ता न निकाले तब तक उसे अपनी रक्षा करनी होगी। किताब में उसने पढ़ा कि जागने के लिए उसे खड़े रहना चाहिए, अपनी रानों को चुभोना चाहिए, कुछ तीखा खाना चाहिए, अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कना चाहिए और किताबें पढ़ना नहीं चाहिए।
लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं। उसने अपने चेहरे पे जोर से थप्पड़ मारा ताकि वह सो न जाए, लेकिन थकान शरीर पर हावी हो रही थी। उसने एक बार फिर अपने चेहरे पे थप्पड़ मारा, लेकिन वह नींद को रोक न सका और बेहोश हो गया। बाद में जनलोसा लगातार उसका नाम लेकर पुकार रहा था ताकि वह जाग जाए, और वह चौंक कर जाग गया। जनलोसा ने उससे पूछा कि क्या उसने अच्छी नींद ली, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसने नींद नहीं ली, बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी। जनलोसा ने उसे बधाई दी, जिससे वह भ्रमित हो गया, और उसने अपने पिता से पूछा कि बधाई का क्या मतलब है। जनलोसा ने जवाब दिया कि वे उसकी 100वीं जन्मदिन की सालगिरह मना रहे हैं। 100 साल पहले जनलोसा उसके कमरे में आया और उसका नाम पुकार कर बता रहा था कि उसके लिए उसने नाश्ता लाया है, लेकिन उसने देखा कि लुईस किताबों के बीच सो रहा है। समझ गया कि वह उस प्यारी किताब को पढ़ते पढ़ते सो गया होगा। उसने उसे धीरे धीरे उठाया और बिस्तर पर लिटाया। जनलोसा चिंतित था और सोचने लगा कि यदि उसने सोने से पहले थोड़ा और खा लिया होता तो अच्छा होता, लेकिन चूंकि वह पहले ही सो चुका था, इसलिए उसने बस यही आशा की कि वह सुरक्षित जागे। फिर जनलोसा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे शुभ रात्रि कही और कहा कि कल मिलेंगे। जब जनलोसा शांतिपूर्वक अपने कमरे में काम कर रहा था, तब अचानक उसने एक भारी आवाज सुनी, जिससे वह चौंक गया और लुईस के कमरे की ओर भागा। उसने पूछा, ये क्या आवाज थी, और देखा कि लुईस बिस्तर में फंस गया है। उसने तुरंत लकड़ी को हटाया और चिंतित होकर लुईस से पूछा कि क्या वह ठीक है और क्या उसे चोट लगी है, लेकिन लुईस शांतिपूर्वक अपनी नींद में बात कर रहा था। आसपास देखने पर उसे कोई भी सुरंग या अंदर घुसने के निशान नहीं मिले, और वह यह नहीं मान सका कि महंगी लकड़ी से बने पैर आसानी से टूट गए होंगे। उसने लुईस को उठाया ताकि उसकी देखभाल कर सके, लेकिन आगे के दशकों में कई रहस्यमय घटनाएं होती रहीं, जैसे कोई लुईस को मारने की कोशिश कर रहा हो। वह कई बार मरने के करीब पहुंच गया। जनलोसा समझ नहीं पाया कि ऐसी चीजें उसके बेटे के साथ क्यों हो रही हैं। इसलिए सुरक्षा के उपाय के तौर पर उसने हर संभव तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की, जिससे जनलोसा की आयु थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन इससे वह अपने बेटे को सुरक्षित रख सकता था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पिछले 60 सालों में जनलोसा को एक भी अच्छी नींद नहीं आई थी, और लुईस की जान को लेकर 4120 खतरों के बाद उसे लगने लगा कि कोई वाकई लुईस को मारने की कोशिश कर रहा है, जिसे सोचने लगा यह किसका काम हो सकता है। जनलोसा जानता था कि दुनिया भूल चुकी है कि ड्रैगन कभी थे, और सिर्फ कुछ जीनोमॉर्फ्स ही उनके अस्तित्व से परिचित हैं। इसलिए वह सोच रहा था कि बिना उसके जाने कोई भी जीव लुईस को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। उसे यह भी पता था कि केवल ड्रैगन ही इतनी शक्ति रखते हैं, लेकिन आसपास रहने वाले सभी लोग अपने क्लैन के बच्चों की रक्षा जान देकर करते हैं। इसलिए उसे लगा कि शायद सभी घटनाएं सिर्फ संयोग थीं। जनलोसा के शांतिपूर्ण महल में एक विशाल विस्फोट हुआ, जिससे एक रोबोट गार्ड उड़ गया। जनलोसा ने उन्हें देखा और गुस्से से पूछा कि ये निरीह प्राणी उसके बेटे को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। गार्ड ने उस पर हमला किया, लेकिन उसने बस हाथ उठाया और अपनी शक्ति छोड़ दी। काली शक्ति ने गार्ड को निगल लिया और बैंगनी रोशनी ने उन्हें तुरंत मार डाला, लेकिन ये यहीं नहीं रुका। उसकी शक्ति ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर जनलोसा ने अपनी शक्ति वापस ले ली और फर्श पर पड़े गार्ड के टुकड़ों को घूरने लगा। अचानक दृश्य बदला और जनलोसा अपने पिता पामस के पास आया, लेकिन पामस ने उससे कहा कि यह बेकार है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा लुईस को भविष्य में और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी, जैसा कि पहले राजा ड्रैगन के साथ हुआ था। जनलोसा सोच रहा था कि क्या लुईस की प्रतिभा इतनी महान है कि लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपना हाथ मुट्ठी में बांधा और सोचा कि चाहे कुछ भी हो, भगवान, भाग्य या कुछ और, वह लुईस की हर चीज से रक्षा करेगा। वर्तमान में लुईस आईने में अपने चेहरे को देख रहा था। उसे लगा कि शायद वह थोड़ा बड़ा हो गया है। वह गुस्से से कूदने लगा और चिल्लाने लगा कि 100 साल सोने के बावजूद उसकी हाइट बहुत कम बढ़ी है। फिर उसे एहसास हुआ कि पहले वह ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब उसे लगा कि उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर गया है। उसने सोचा कि जब वह हर रोज मरने के कगार पर था, तो फिर वह अब कैसे जिंदा बचा। उसे नहीं पता था कि इससे क्या सोचे। कुछ देर बाद उसने सोचा कि इस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बस इतना जानना चाहिए कि वह जिंदा है। फिर जनलोसा ने उससे कहा कि खाना लगभग तैयार है और उसे तैयार होकर नीचे आना चाहिए। लुईस ने हाँ कहा। लुईस ने जनलोसा की आंखों के नीचे गहरे घेरे देखे और सोचने लगा कि उसके पिता को क्या परेशानी है और क्या वह बूढ़े हो रहे हैं। इससे उसे लगा कि वह वाकई एक त्रासदी है। लेकिन फिर उसने गर्व से घोषणा की कि अब से वह एक अच्छा बच्चा होगा और अपने पिता की बात मानेगा। लुईस ने प्यार से अपने पिता से कहा
कि वह उसका इंतजार करे क्योंकि वह भूखा है। फिर उसने पूछा कि उसके पिता इतने थके क्यों लग रहे हैं, लेकिन जनलोसा ने सिर्फ पलट कर पूछा कि क्या वह थका हुआ लग रहा है। लुइस ने हाँ कहा और उससे कहा कि काम करने से पहले वह कुछ आराम कर ले। जनलोसा हंसकर सहमत हो गया। साल बीत गए और एक छोटा बच्चा पेड़ के पास खड़ा था। लड़के ने अपने सामने के पेड़ को देखा, अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और नीचे की ओर लहराई, जिससे पेड़ गायब हो गया। अपनी ट्रेनिंग से थककर लड़के ने किसी को मास्टर पुकारते हुए सुना। लोइस को एक तौलिया उसमें लिपटी हुई कोई चीज थमा दी। उसने तौलिया पकड़ा और खोला तो एक छोटी नौकरानी उसमें छिपी हुई निकली। महिला चिल्लाई और कहा कि वह देख सकती है कि वह अपने इंसान के रूप में आ गया है और वह वाकई पवित्र और महान ड्रैगन क्लैन से है। लेकिन वह सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा, जिससे वह उसकी खामोशी के बारे में पूछने को मजबूर हुई। उसने कहा कि अभी तो 100 साल बीत चुके थे और उसे फिन्न को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या वह उसे अपना मास्टर न बुलाए। फिन्न लगभग हकलाते हुए कहा कि वह वाकई उसका मास्टर है और उच्च ड्रैगनों का सम्मान करना उनके जैसे परियों के लिए बहुत बड़ी बात है। उसने तौलिए की तरफ देखा और महसूस किया कि उसने इस सम्मान को नहीं समझा था। उसने याद किया कि जब पहली बार उसकी निद्रा टूटी थी तो उसने एक आवाज सुनी थी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। लेकिन उसे लगा कि उसने कुछ सुना था और मेज पर एक डिब्बा हिल रहा था। तभी फिन्न डिब्बे से बाहर आई और सांस लेने लगी, जिसे देखकर वह चौंक गया और अपनी पूंछ हिलाकर उसे दीवार से चिपका दिया, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। उसने उसकी तरफ देखा और सोचा कि यह क्या मच्छर जैसी चीज है। फिर उसने एक पेन से उसे उठाया और हवा में उछाल दिया। वह चौंक कर जाग गई और स्वयं को छुड़ा लिया। फिर उसने खुद को स्टारलाइट फेरीज की रॉयल्टी में से एक फिन्न बताया और कहा कि वह उसकी सेवा करना अपना सौभाग्य समझेगी। लेकिन वह सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा, जिससे वह नीचे उतरने को मजबूर हुई। नीचे आकर उसने पूछा कि वह किस तरह की सेवा की बात कर रही है। फिन्न ने पास का एक कपड़ा उठाया और उसे दिखाया। फिर उसने कुछ खूबसूरत कपड़े निकाले और बताया कि स्टारलाइट परियों ने मिलकर एक स्टारलाइट फेरी डिस्गाइज प्ले सेट वर्जन 23 तैयार किया है। इस सेट में पुरुषों और महिलाओं, राक्षसों और देवताओं के लिए कपड़े शामिल हैं ताकि ये किसी भी स्थिति में पहना जा सके। सेट में प्रतिबंधित संस्करण भी शामिल हैं और इसकी मुख्य आकर्षण फिन्न खुद है, क्योंकि उसका शरीर किसी भी कपड़े के लिए उपयुक्त है। समझते ही कि यह एक गुड्डियों के कपड़ों जैसा सेट है, उसने पूछा, क्या उसका मतलब है कि वह उन्हें फिन्न पर पहना सकता है? फिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा कि चूंकि वह पवित्र, महान और बुद्धिमान बेबी ड्रैगन है, इसलिए उसने सही समझा है। लेकिन उसने बिल्कुल मना कर दिया और फिन्न को दूर फेंक दिया। वो अपने बाप से सवाल किया कि ऐसी गिफ्ट क्यों दी गई, तो पता चला कि ये हैचलिंग्स के बीच बहुत पॉपुलर है। लेकिन ये सोच कि एक जीवित प्राणी को गुड़िया की तरह रखना उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल था, इसलिए उसने सोचा कि गिफ्ट वापस कर दे। लेकिन फिन्न आंसू आंखों में लेकर उसकी पूंछ से लिपट गई और मना करने लगी कि उसे दूर न करे। वो कुछ भी कर सकती है, उसकी लॉन्ड्री भी कर सकती है। उस पल उसने समझा कि एक ड्रैगन का कंपेनियन बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है और फिन्न के लिए ये ग्रेटनेस तक ले जाने वाली राह है। उसे याद आया कि पहला फेरी किंग भी पहले ड्रैगन किंग का बचपन का दोस्त था। कुछ दिनों के रोने रापटने के बाद 800 साल की फिन्न को सबॉर्डिनेट बना लिया गया। बड़ी होने की वजह से वो उससे ज्यादा जानती थी और कुछ चीजों में समझने में उसकी बहुत मदद करती थी। जब वो किसी बारे में सोच में डूबा हुआ था तो फिन्न ने पूछा तो उसने कहा कुछ नहीं। उसके एक्सरसाइज खत्म हो गए थे तो वो पढ़ने वाला था। फिन्न ने उसकी इनेट टैलेंट से स्पेशल मैनिपुलेशन करके उसके लिए बुक्स और खाना पीना निकाल लिया। उसके लिए माना सेपरेशन और मैनिफेस्टेशन की एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स की एक किताब निकाली। उसने फिन्न को धन्यवाद दिया। अचानक आंधी आई और आसमान अंधेरा हो गया। ये पहले भी हुआ था कई बार। बिजली गिरी तो फिन्न ने उसका नाम लेकर पुकारा, मगर वो शांत रहा और अपनी वॉच में बिजली को कैप्चर कर लिया। खुशी से उसने अपनी वॉच दिखाई और कहा कि ऐसे कई मौके आए थे जब उसने बिजली को कैप्चर किया था। फिन्न ने बताया कि वॉच में थंडर एलिमेंटल स्टोन है, जितनी प्योर और पावरफुल बिजली होगी उतनी ही जेंटली वो फ्लो करेगी। लेकिन ये एक लो ग्रेड अनस्टेबल स्टोन है और अगर और बिजली एब्जॉर्ब की तो सैचुरेट हो सकती है। फिर एक और बिजली गिरी तो फिन्न घबरा गई और डर के मारे उसके पास आई, लेकिन उसने एक पल के लिए स्टार्टल होके उसको स्पेशल डिस्टॉर्शन फील्ड से डिफ्लेक्ट कर दिया। फिन्न हैरान रह गई कि वो टियर 1 मैजिक का ये एडवांस टेक्निक जानता है। वो बहुत एक्साइटेड हुई कि उनके कंबाइंड एफर्ट्स
से फेरी क्लैन के लिए वो कुछ बड़ा कर सकती है जो फेरी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। फिन उनकी फ्यूचर अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में सोचने लगी। उसके एम्बिशियस प्लान्स के बारे में उसको पता चला। उसका रिसेंट फोकस स्पेशल शील्ड्स पर था। इससे वो सोच रहा था कि ऐसा नॉलेज लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स को कैसे बदल सकता है। उसकी स्पेशल एबिलिटीज टियर 1 के करीब थीं, जबकि उसके स्पेस एंड टाइम एट्रीब्यूट्स टियर 3 पर थे, लेकिन उसका माइंड एट्रीब्यूट टियर 5 पर था। उसने रियलाइज किया कि उसका सर्वाइवल फोकस्ड अप्रोच ने गलती से उसके दूसरे एट्रीब्यूट्स को नेग्लेक्ट कर दिया था। इस गलती से उसने इम्प्रूवमेंट का रास्ता देखा और वो परसिवियर करने का वादा किया। डेवलपमेंट जारी रखने के लिए उसने फिन से अगली किताब मांगी, जिसे उसने खुशी खुशी दे दिया। बाद में डाइनिंग टेबल पर वो अपने बाप से पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। जनलोसा दुखी होकर जवाब देता है कि वो सिल्वर फ्लावर कासल जा रहा है क्योंकि क्रेजर रिटायर हो रहा है। वो पूछता है कि क्रेजर उसका दादा नहीं है। जनलोसा जवाब देता है कि हाँ, क्रेजर रिटायर हो रहा है, लेकिन वो सोचता है कि इसमें उसके पिता थोड़ा ज्यादा ही इन्वॉल्व्ड है। वो लुइस को बताता है कि दादा के दोस्त भी उसके दादा जैसे हैं। लुइस सोचता है कि अब वो हमेशा अपनी मर्जी करेगा। वो जनलोसा को बताता है कि वो समझता है कि दादा रिटायर हो रहे हैं, लेकिन पूछता है कि क्यों उसको वहां जाना पड़ रहा है। जनलोसा जवाब देता है कि उसे एल्डर केशर की पोजीशन मिली है। वो हैरान होकर अपने बाप को गर्व से बताता है कि वो कितना पावरफुल है। जनलोसा जवाब देता है कि अगर वो ऐसा कहता है तो सही ही होगा। वो जानता है कि सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसका बाप भी बहुत बढ़ा है सालों के हिसाब से। उसका बाप जो लंबे समय से टॉप टियर था, आखिरकार डार्क एट्रीब्यूट्स में टियर 0 तक पहुंच गया। औसत ड्रैगन भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाप ने 4000 की उम्र में ही कर लिया है, जो ड्रैगन के लिए बहुत कम उम्र है। इतना कि जनलोसा फाइनल बॉस हो गया। वो याद करता है कि ओरिजिनल स्टोरी में जनलोसा द बर्सर्कर, जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह किया था, उसके 2 मुख्य एट्रीब्यूट्स डार्क और मैजिक थे। उन दोनों एट्रीब्यूट्स से जनलोसा का पूरा शरीर काला हो गया था और उसे डेविल का दूसरा अवतार कहा जाता था। लेकिन वो सोचता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 150 सालों से वो कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि ऐसा होने ना दे। आमतौर पर हैचलिंग्स के माँ बाप को ये ड्यूटी नहीं दी जाती, लेकिन इस बार इस पोजीशन के लिए कोई और काबिल नहीं है और सक्सेशन प्रोसेस आमतौर पर बहुत लंबा होता है, लेकिन इस बार सिर्फ 10 साल का हो। वो दुखी होकर अपने बाप से पूछता है कि क्या ये 10 पूरे साल होंगे। जनलोसा उसके पास आकर दुखी होकर मुस्कुराता है और कहता है कि ये जल्दी गुजर जाएगा, जिससे जनलोसा हैरान हो जाता है। फिर वो जनलोसा को बताता है कि उसने सोचा था कि इसमें और कुछ 100 साल लगेंगे, लेकिन 10 साल तो सिर्फ 1 दशक है और उसने हाल ही में लॉलेसनेस थ्योरी पढ़नी शुरू की है, इसलिए वो इसे स्पीड अप करेगा। लेकिन जब वो देखता है कि उसका बाप साइड में उदास बैठा है, तो वो रुक जाता है। वो जनलोसा से पूछता है कि क्या वो रोए और वो उससे मिन्नत करे कि वो न जाए। जनलोसा आंसू भरी आंखों से जवाब देता है कि वो नहीं जानता कि क्या उम्मीद करनी चाहिए। फिर जनलोसा उससे पूछता है कि क्या वो कुछ खास खाना चाहता है और उससे कहता है कि उसे सेकंड दे, क्योंकि वो उसके लिए और स्नैक्स लाएगा। वो सांस लेकर अपने बाप को बताता है कि अब वो बच्चा नहीं रहा। अगले दिन मैंशन के बाहर जनलोसा उसे बताता है कि न्यूट्रिशन पिल्स फ्रिज में हैं, इसलिए उसे प्रैक्टिस करने के लिए खाना नहीं छोड़ना है। वो जोड़ता है कि उसके कमरे की तीसरी ड्रॉअर में आपातकालीन फर्स्ट एड किट है, इसलिए अगर वो बीमार पड़े तो उसे ढूंढना और इस्तेमाल करना। जैसे ही जनलोसा कुछ और कहने वाला होता है, वो उसे टोक देता है और चिल्लाकर कहता है कि वो ठीक रहेगा और जनलोसा को अभी चले जाना चाहिए, क्योंकि वो पिछले 1 घंटे से वही सलाह दोहरा रहा है। वो गुस्से से जनलोसा को बताता है कि वो अब बच्चा नहीं है और वो सिर्फ 10 साल के लिए अकेला रहेगा। फिर जनलोसा उसे कुछ देता है और समझाता है कि ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्टोन है। ये जोड़ी में आते हैं और जब एनर्जाइज्ड किए जाते हैं तो लंबी दूरी पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो कम्युनिकेशन स्टोन्स को देखकर सोचता है कि ये काफी महंगे लग रहे हैं। वो अपने बाप से पूछता है कि क्या वे सिल्वर फ्लावर कैसल पर भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। जनलोसा एक पल के लिए हैरान हो जाता है और दुखी होकर महसूस करता है कि स्टोन्स की रेंज इतनी दूर तक नहीं फैलती, जिससे उसे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे सबसे समझदार लोग भी ओवरलुक कर देते हैं। वो जनलोसा से कहते हुए कम्युनिकेशन स्टोन को अपनी जेब में रख लेता है कि उसने हमेशा कहा है कि जब कोई खबर नहीं होती तो ये अच्छी बात होती है, इसलिए उसे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए, जिससे जनलोसा लगभग तुतलाते हुए सहमति जताता है। फिर जनलोसा अपने पंख फैलाता है और कहता है कि शायद अब जाने का वक्त है और अगर उसे कुछ चाहिए तो वो उसके कमरे में देख सकता है।
फिर जैसे ही जनलोसा उड़ जाता है, वो चिल्लाकर कहता है कि अगर उसे बोर लगे तो वो उसकी किताबें भी पढ़ सकता है, और उसे याद दिलाता है कि उसे खाना नहीं छोड़ना है और अच्छी तरह खाना चाहिए। जनलोसा अभी भी चिल्लाकर कहता है कि शहर के बाहर जाना खतरनाक है, इसलिए उसे बाहर वहां नहीं जाना, जिससे उसे लगता है कि उसका बाप ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, लेकिन समझ में भी आता है क्योंकि पिछले 100 सालों से जनलोस ने उसे बहुत से खतरों से बचाया है। फिर वो मुस्कुराता है और महसूस करता है कि कुछ समय के लिए वो अकेला रहेगा। वो खुशी से कूदता है और अपने मैंशन की ओर दौड़ता है और चिल्लाता है कि अब यह उसका मैंशन है। लेकिन बाद में वो डर से बैठ जाता है जब फिन्न रोती है और उससे मदद मांगती है। फिर 2 लोग फिन्न के पास आते हैं और हंसते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाते हैं, जबकि वो उनसे दूर रहने को कहती है। वे सिर्फ उसे पकड़ लेते हैं और डरावनी तरह से हंसते हैं, जिससे फिन्न उससे बचाने की मिन्नत करती है। वो उन 2 लोगों से फिन्न को बचाता है और गुस्से से उनसे पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। ट्विंस लुइस की ओर गए और एक साथ बोलना शुरू कर दिया, जिससे वो परेशान हो गया। उसने उनसे एक एक करके बात करने को कहा। बड़ी बहन केनी ने बताया कि उनके पिता सिल्वर फ्लावर कैसल चले गए हैं और उन्हें अपने आप पर छोड़ दिया है। छोटे भाई केन ने जोड़ा कि जनलोसा ने कहा था कि वो 10 साल बाद वापस आएंगे, इससे वो उसके लिए चिंतित थे। केनी ने बताया कि वे लुइस का अकेलापन दूर करने आए हैं, लेकिन यह बात उसे खलने लगी और उसने शायद थोड़े रूखे अंदाज में उन्हें जाने को कहा। केन ने उसकी इस रवैये पर सवाल उठाया और केनी ने इशारा किया कि लुइस ने कोई सीमा का उल्लंघन किया है। लुइस उन ट्विन ड्रैगन के बारे में सोचने लगा जो एक पड़ोसी पहाड़ी पर रहते हैं। वे 1000 साल के अंतराल से पैदा हुए थे। उसके पिता ने लुइस को उनसे मिलवाया था ताकि वह अपनी धीमी बढ़त से निराश न हो। शुरुआत में उनकी बच्चों जैसी दिखने वाली शरारतें प्यारी लगी थीं, लेकिन जल्द ही उनकी यह हरकतें परेशान करने लगी। उसके अकेलेपन में उनकी आवाज से परेशान होकर उसने सोचा कि शायद उनसे मिलवाना गलती थी, लेकिन ट्विंस ने भी अपना हट नहीं छोड़ा और कहा कि वे उसे साथ देने आए हैं। केन ने मजाक में एक तलवार निकाली और मनोरंजन के लिए उसे दी। तलवार देखकर लुइस ने जल्दी से उसे वो हथियार ले लिया और उसकी बनावट तथा अनोखे बिजली के क्रिस्टल को देखने लगा। पूछने पर ट्विंस को नहीं पता था कि यह कहां से आई है। केन ने कहा कि उसने ये अपने पिता के स्टोरेज रूम से ली है। फिर केनी ने भी 2 और तलवारें निकाली और कहा कि वो भी उन्हें अपने पिता के स्टोरेज रूम से लाए हैं। लुइस ने पूछा कि क्या उन्होंने अंकल कार्लोस से इजाजत ली थी, जो उनके पिता हैं, लेकिन वे चुप रहे। तो लुइस को समझ आ गया कि उन्होंने चोरी की है। लुइस को पता था कि यह तलवार स्पेशल मैजिक तलवार है और उसमें एक स्पेशल एट्रीब्यूट स्टोन है। इसमें उससे कहीं ज्यादा शक्ति है। उसने देखा कि क्रिस्टल चमकने लगा था और उसकी लाइन शायद मैजिक सर्कल है। उसने सोचा कि इससे कुछ होगा और फिन से पूछा कि वह क्या सोचती है। फिन ने कहा कि शायद यह खराब हो गया है और इसकी पावर खत्म हो गई है। उसने बताया कि यह बहुत ही उच्च स्तरीय जादू की वस्तु है, लेकिन उसने कई ऐसी सब स्पेस तलवारें और छड़ियां देखी हैं। यह सर्कल बहुत जटिल है, इसलिए इसके अंदर का सब स्पेस बहुत बड़ा होगा। ये सुनकर लुइस मुस्कुराया और चिल्लाया कि वह इसे आजमाएगा। उसने सोचा कि जब यह तलवार ड्रैगन के खजाने से आई है तो कार्लोस ने इसके सब स्पेस में कुछ बहुत बड़ी चीज छिपा रखी होगी। उसने सोचा कि वह उसे अपने लिए ले लेगा। कुछ घंटे बाद वो तलवार को ठीक करने में व्यस्त था, जबकि ट्विंस उसके सामने लेटे हुए थे। केनी ने कहा कि वो बोर हो रही है और केन ने पूछा कि यह कब खत्म होगा। अचानक लुइस चिल्लाया तो ट्विंस ने उत्साहित होकर उसकी ओर देखा। लुइस ने गर्व से बताया कि उसने इसे ठीक कर दिया है, जिससे ट्विंस उत्साहित हो गए और उससे इसे टेस्ट करने को कहा। लुइस ने उन्हें रुकने को कहा क्योंकि वो पहले एलिमेंटल पावर उसे शुरू करने देगा। उसने अपनी पावर से इसे शुरू किया, लेकिन उसे लगा कि यह उससे कुछ ज्यादा ही एनर्जी मांग रहा है। उसने सोचा कि यहाँ क्या रखा गया होगा। अचानक स्टोन से एक सर्कल निकला जो बड़ा होता गया। उसने अपना चेहरा छिपा लिया और पूछा कि यह सब स्पेस नहीं है तो क्या है। सर्कल उनके आसपास की हवा को निगलने लगा, जिससे वो घबरा गया। लेकिन फिर एक चमकीली रोशनी सर्कल से निकली और उन्हें निगल गई। एक बर्फ की गुफा में वही सर्कल दिखा और उन्हें वहां ले गया। लुइस ने आंखें खोली तो देखा कि वे हवा में उड़ रहे थे। फिर सभी जमीन पर गिरे और बर्फ पर जोर से जा लगे। फिन ने चिंतित होकर पूछा कि क्या सभी ठीक हैं? केन ने जवाब दिया कि उसका बम फट गया है। लुइस धरती पर मुंह के बल गिरा था। उसने खड़े होकर देखा कि वे कहाँ हैं। उसने देखा कि वे गुफा में हैं। तभी अचानक स्टोन और तलवार चमकी और फट गई।
ये देख सभी हैरान थे। केन रोने लगा कि उसकी तलवार टूट गई। लुइस ने घबराकर कहा कि यह तलवार नहीं, एट्रिब्यूट स्टोन थी। लेकिन केन बस रोता रहा कि उसकी एट्रिब्यूट स्टोन टूट गई। लुइस ने केनी से पूछा कि क्या वह जानती है कि यह तलवार किसकी थी। केनी ने बताया कि उसने सुना है कि यह उनकी परदादी की थी। लुइस ने पूछा क्या उनकी परदादी स्पेस मेज थी, लेकिन केनी को ज्यादा नहीं पता था। लुइस को लगा कि अब वो इसके बारे में ज्यादा नहीं जान पाएगा, लेकिन उसे कम से कम इसका उद्देश्य समझना चाहिए ताकि इसका इस्तेमाल कर सके। फिर फिन ने उसे कुछ दिखाने को बुलाया। वे वहां गए जहां फिन बुला रही थी और देखा कि वहां एक तलवार जमीन में खड़ी हुई है। लुइस ने टूटी तलवार को देखा और सोचा कि यह सबस्पेस ट्रेजर नहीं बल्कि दो अलग जगहों को जोड़ने वाला एक इंटरडायमेंशनल गेट था। उसने सोचा कि खजाने की लालच में उसकी आंखें बंद हो गई थीं और उसे सावधान होना चाहिए था। वो चलने लगा तो केनी ने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। उसने कहा कि उसे पता लगाना है कि वे कहाँ हैं ताकि वे घर वापस जा सकें। उसने ट्विंस से भी चलने को कहा। थोड़ी देर बाद वे गुफा के अंत पर पहुंचे और देखा कि रास्ता बर्फ से बंद है। लुइस ने अपनी ताकत हाथों में इकट्ठी की और गर्व से कहा कि वह उन्हें बाहर निकालेगा। उसने ताकत बर्फ पर फेंकी और बर्फ के टुकड़े टुकड़े हो गए। तेज चमकीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी तो वे चौंक गए। लुइस ने देखा कि बाहर से बर्फ गुफा के अंदर आ रही है, जबकि ट्विंस हैरान थे। वो बर्फ पर चढ़कर बाहर देखने लगा और उसने जो नजारा देखा उससे वो दंग रह गया। केन ने पूछा क्या हुआ, क्या चल रहा है। फिन भी उसके पास आकर देखने लगी और बोली ये क्या हो गया। लुइस को समझ में आया कि वे राइट फैंग में हैं। केन घबरा गया और पूछा राइट फैंग क्या है। केनी ने कहा शायद लोइस ने लेफ्ट फैंग कहा होगा। लेकिन फिन ने उन्हें समझाया कि धरती का राइट फैंग विंटर महाद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित एक पहाड़ है और उनके घर के पास वाला पहाड़ लेफ्ट फैंग कहलाता है, जबकि राइट फैंग दुनिया के विपरीत छोर पर है। यह सुनकर लुइस डर गया क्योंकि इसका मतलब है कि वे बड़ी मुसीबत में हैं। वे गुफा से बाहर चलने लगे। हमें बताया जाता है इस दुनिया का नाम एवन है और यहाँ 4 महाद्वीप हैं। हर महाद्वीप का अपना अपना अलग मौसम है। स्प्रिंग महाद्वीप साल भर मौसम मुलायम रहता है। समर महाद्वीप का मौसम उष्णकटिबंधीय जैसा और धूप तेज होती है। ऑटम महाद्वीप में ठंडा मौसम और अच्छी धूप रहती है, जहाँ सैकड़ों सालों से फसलें अच्छी होती हैं। और आखिर में विंटर महाद्वीप, जहाँ साल भर ठंड और बर्फ रहती है। जन लोसा का घर नोआई पहाड़ी श्रृंखला स्प्रिंग महाद्वीप के सबसे पश्चिमी छोर पर है और अब वे विंटर महाद्वीप के पूर्वी छोर पर धरती के राइट फैंग के पास हैं। ये सुनकर लुइस हंसने और रोने लगा। ये देख ट्विंस सोचने लगे उसे क्या हो गया है। लुइस ने सिर खुजाया और सोचा कि रीइंकार्नेशन की परेशानी तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन क्या वो अब इस मुसीबत से बच पाएगा। वो डर गया क्योंकि बाहरी दुनिया पूरी खतरों से भरी है। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह घर से इतनी दूर चला जाएगा। फिर उसे याद आया कि कैसल में उसका गायब होना पता चलेगा तो क्या होगा। वो डरने लगा कि कहीं जेनोसर बचकर ना बन जाए। उसने याद किया कि उसके पास कम्युनिकेशन स्टोन है, तो उसने जेब से निकाली, लेकिन देखा कि वो बर्फ में दबी है तो शायद स्पेस में सिग्नल नहीं जाएगा। ट्विंस चिंतित होकर पूछने लगे वह क्या कर रहा है। लुइस ने फिन से पूछा क्या ईस्ट सी को पार करना संभव है। फिन चिल्लाकर बोली नामुमकिन है। उसने बताया कि यह डीमोनिक सी है, बुरे ड्रैगन्स की निशानी है। यह विंटर और स्प्रिंग महाद्वीपों को अलग करता है और यहाँ तरह तरह के डीमन छिपे रहते हैं। बड़े ड्रैगन भी यहाँ नहीं आते। फिर उसने कहा कि अगर वो चारों तत्वों द्वारा चुना गया है तब भी उसकी उम्र में इस सी को पार करना नामुमकिन है। लुइस बोला तू सही कह रही है, मैं बस पूछ रहा था। उसने पूछा कि महाद्वीप को पार करके लेफ्ट फैंग पहुंचने में कितना समय लगेगा। फिन ने कहा कि ठीक से नहीं पता, लेकिन अगर वे पैदल चलें तो शायद 10 सालों में लेफ्ट फैंग पहुंच जाएंगे। लुइस सोचने लगा कि अगर वो जल्दी करे तो शायद वो अपने पिता से पहले ही वापस पहुंच जाए। उसने ट्विंस से कहा कि उसकी बात सुनो। उसने चिल्लाकर कहा कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वे विंटर महाद्वीप के अंत में राइट फैंग पर हैं और घर वापस जाने में 10 साल लगेंगे अगर वे पैदल चलें। केनी ने पूछा क्या वे उड़कर जाएं? लेकिन लुइस गुस्से से बोला कि क्या वो अपना अपहरण करवाना चाहती है। केनी कंफ्यूज थी। फिर उसने कहा कि भूल जाओ, हम उड़ नहीं सकते तो इंसानों की तरह चलेंगे और 10 साल में वहां पहुंचेंगे। केन ने हाथ उठाया और पूछा अगर वे 10 साल में नहीं लौटे तो क्या होगा। लुइस बोला कि उसके पिता 10 साल में वापस आएंगे और अगर वे वहां नहीं होंगे तो ट्विंस डरकर पूछने लगे तो क्या होगा। लुइस बोला कि वे
पूरे महाद्वीप को आग लगा देंगे उन्हें ढूंढने के लिए। लेकिन ट्विंस चुप रहे। केनी ने पूछा, वे ऐसा क्यों करेंगे? तभी लुइस को याद आया कि वे इंसान नहीं हैं, तो उसने कहा कि वे उन्हें पिटेंगे और शायद 100 सालों तक उन्हें स्नैक्स और खिलौने न दें। ये सुनकर ट्विंस डर गए। लुइस समझ गया कि उनके लिए स्नैक्स और खिलौने महाद्वीप से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो उसने कहा कि उन्हें बस अपने पिता से पहले घर पहुंचना है और अब से वही इंचार्ज है तो उसकी बात माने। लेकिन ट्विंस ने मना कर दिया क्योंकि वे भी इंचार्ज बनना चाहते थे। लुइस ने कहा कि लीडरशिप सबसे समझदार ड्रैगन्स को ही मिलती है और पूछा कि क्या वे उससे ज्यादा समझदार हैं। लेकिन ट्विंस ने उसे याद दिलाया कि वो उनसे छोटा है। लुइस उन्हें बच्चा कहने लगा और चिल्लाकर बोला कि वो उनसे लंबा है। फिर उसने घोषित किया कि वही बॉस है क्योंकि उसने पहले कहा था। लेकिन ट्विंस सोचने लगे कि वही बचकाना है, जबकि वे ये बहस कर रहे थे कि कौन इंचार्ज होगा। फिर उन्हें घूर रही थी और सोच रही थी कि उन्हें लंबा रास्ता तय करना है। थोड़ी देर बाद उन्होंने फैसला किया कि लोइस लीडर होगा, फिन सपोर्ट करेगी और ट्विंस बोझ होंगे। लुइस ने कहा कि उनके पास सब कुछ है तो चले। ट्विंस भी राजी हो गए। लेकिन तभी उसने आकाश में बादलों को देखा और अपनी लाइटनिंग स्टोन वॉच पकड़ ली। उसने कहा, कब से यह नहीं हुआ? ट्विंस उत्साहित होकर उससे लिपट गए और पूछने लगे कि क्या उस पर अभी बिजली गिरेगी। लुइस ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि बिजली गिरना बुरी बात है। लेकिन ट्विंस फिर से उससे लिपट गए। लुइस ने हार मान ली और कहा कि उससे मत छोड़ना। वे बिजली का इंतजार करने लगे। लुइस ने देखा कि इस बार बिजली बहुत बड़ी लग रही है। उसने हाथ उठाया और गर्व से चिल्लाया कि देखो क्या आ रहा है। जब गरज की आवाज आई तो उन्होंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वे कंफ्यूज हो गए। लुइस ने पूछा, क्या बिजली चूक गई? उसने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन तभी उसने पीछे से आवाज सुनी और पूछा कि यह कौन सी आवाज है। उसने पीछे देखा तो उसे हिमस्खलन उनकी ओर आता दिखा। वो तुरंत ट्विंस को पकड़कर भागने लगा और समझ गया कि उनका निशाना नहीं चूका। ट्विंस खुशी से हिमस्खलन को देखने लगे, लेकिन लुइस उन्हें बोझ टीम ही कहता रहा। उसने उन्हें जल्दी ट्रांसफॉर्म करने को कहा, लेकिन जब वो पीछे देखा तो हिमस्खलन बहुत करीब आ गया था। वो डर गया। फिन चिंतित होकर उसे बुलाने लगी। लुइस बेचैन होकर गालियां देने लगा और उसने अपना डिस्कनेक्शन स्पेल लगाया, जिससे वो स्पेस से अलग हो गया। बर्फ उन पर गिरी और वे लुढ़कने लगे। वो संभरने की कोशिश कर रहा था, जबकि ट्विंस मजे ले रहे थे। कुछ देर बाद वे जमीन पर गिरे। लुइस बर्फ से निकला और खड़ा होकर बोला कि इस बार लगा मर जाऊंगा। लेकिन ट्विंस बोले कि मजा आया, दोबारा करें। लुइस गुस्से से उनके सिर पर हाथ मारने लगा और चिल्लाया कि बड़े बनो। उसने देखा कि सारे रास्ते बर्फ से ढके हुए हैं, जिससे कुछ नहीं दिख रहा। केनी बोली कि यह बर्फ का पुल लग रहा है। केन उत्साहित होकर बर्फ में कूद गया। केनी भी कहने लगी कि वो भी कूदना चाहती है और बर्फ में कूद गई। लुइस इन्हें देखकर बेचैन हो गया और बोला कि आराम से निकलो, हमें लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन ट्विंस बर्फ से नहीं निकले। वो गुस्से से बर्फ पर लात मारने लगा और पूछने लगा कि क्या मजाक है। लेकिन जब उसने पैर बर्फ में रखा तो वो भी अंदर जा गिरा और चिल्लाया। उसने फिन को पकड़ा जो उसके पास थी और अंदर खींच लिया। उसने उससे कहा कि उड़कर निकाले, लेकिन फिन बोली, तू तो कहता है जैसे आसान है। फिर वे एक लंबे छेद में गिर गए और डरकर चिल्लाने लगे। लुइस छेद की दीवार से टकराता जा रहा था और पूछ रहा था कि यह कब खत्म होगा। उसने देखा कि छेद बहुत लंबा है और वे तेजी से गिर रहे हैं। फिन ने उसे आगे देखने को कहा तो उसने एक खाई देखी। वो खाई की ओर बढ़ने लगा, लेकिन गिर गया। उसने सोचा जल्दी ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, लेकिन तभी केन और केनी ने उसके पैर पकड़ लिए। वे तब ड्रैगन फॉर्म में थे। उन्होंने उसे आराम से नीचे उतारा और वापस इंसान रूप में आ गए। वे उत्साहित होकर बोलने लगे कि यह बहुत मजेदार था। लुइस उनके लिए सम्मान महसूस करने लगा और फिन भी सहमत हुई। वो खड़ा हुआ और उसके सामने दरवाजे को देखकर पूछा कि हम कहाँ हैं। फिन ने देखा और बोली कि यह कोई नेचुरल गुफा नहीं लगती, बल्कि मानव निर्मित गलियारा लगता है। लुइस सहमत हुआ, लेकिन समझ नहीं आया कि यह उसे क्यों परिचित लग रहा है, जबकि वह पहली बार आया है। उसने सोचा कि इसे पहले कहाँ देखा है। फिन ने पूछा कि अब क्या करें। लुइस बोला कि धीरे धीरे सोचकर चलें, जल्दी करने से और अंदर फंस जाएंगे। हालांकि ट्विंस गलियारे की ओर दौड़ पड़े और चिल्लाने लगे कि उन्हें लगा एग्जिट वहीं है। वे दूसरी तरफ देखना चाहते थे। ये देखकर लुइस गुस्सा हो गया और चिल्लाकर बोला, धीरे चलो। जब वो उनके पास पहुंचा और कुछ कहने ही वाला था तो उनकी प्रतिक्रिया देखकर रुक गया। उसने पूछा, ऐसे क्यों खड़े हो? केनी उसे बुलाकर बोली कि वो क्या चीजें हैं और आगे इशारा किया। उसने गौर से देखा और पूछा, वो क्या कह रही है?
तभी उन्हें आगे से आवाज आई और वहां इंसानी सोल्जर का झुंड दिखा। आगे वाले ने गहरी सांस ली और उन पर घूर कर देखा, जिससे लुइस डर गया। वे पीछे हटने लगे जबकि वो लोग उनकी ओर बढ़ने लगे।